नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं। जाने पहचाने चेहरे हैं। आप अक्सर उनको टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। सीएसडीएस के निदेशक हैं और चुनाव विश्लेषण के मामले में आज की तारीख में देश में सबसे भरोसेमंद नाम है वो। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत के इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। संजय जी, गुजरात का चुनाव 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा। उसके बाद कई और राज्यों में चुनाव कुछ महीनों में या अगले साल होने वाले हैं। और लगातार चर्चा हो रही है आदिवासियों की। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आदिवासी भी अब ओबीसीज की तरह या दलित या मुसलमानों की तरह एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है देश भर में? श्याम जी देखिए, अभी दलित आदिवासी एक वोट बैंक बने हैं या नहीं बने हैं, इस पर तो एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लेकिन पार्टियां उनको उस नजरिए से देखना शुरू कर चुकी हैं। हम्म। सांकेतिक तौर पर इसकी शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं लिप सर्विस। हम्म। बड़ी बड़ी पार्टियां कुछ ऐसे लिप सर्विस देने की कोशिश करती है, जिससे ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि यही पार्टी उस खास समुदाय के हितैषी है या हिमायती है। हम्म। और इस नजरिए से पार्टियों ने इस ये पहल शुरू की है। हाल ही में देखें, कुछ ऐसे सांकेतिक चीजें की गई हैं, हम्म। जिससे खासकर जो रूलिंग पार्टी है वो ये जी। संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यही पार्टी आदिवासी के हितों की ध्यान रखती है। और पिछले कई दशकों तक पार्टियों ने इनके हितों का ध्यान नहीं रखा है। तो प्रयास तो हो रहा है। और हम्म। मुझे लगता है जैसे हमने कई जातियों को एक वोट बैंक के रूप में उभरते हुए देखा है, इस तरह का अगर संदेश आदिवासियों के बीच जाएगा तो शायद ये भी एक वोट बैंक के रूप में उभर कर हमारे सामने आए। जी, और आपका अभी तक का जो अनुभव है, जैसे अगर मैं सही हूं तो सीएसडीएस का विश्लेषण ये बताता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को काफी जबरदस्त समर्थन आदिवासी मतदाताओं ने दिया था। तो ओवरऑल अगर हम राष्ट्रीय दलों की बात करें तो उसमें आदिवासी के समर्थन के लिहाज से आप राष्ट्रीय दलों की स्थिति कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आप ये गुंजाइश देखते हैं कि जैसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज बन के उभरी हैं, उसी तरह से आदिवासी समुदायों से जुड़ी हुई पार्टियों का कोई स्कोप है, या फिर बहुत चितराया हुआ पॉपुलेशन है, वो संभावना आप नहीं देखते हैं? देखिए श्याम जी, जो अगर हम बीजेपी जब से 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है या राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से बीजेपी का फैलाव हुआ है, उसके अगर पहले की राजनीति को देखें तो जी। आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में नहीं देखा जा रहा था। या हम्म। डिस्कोर्स में भी हम और आप उस पर चर्चा नहीं करने की सोचते। हम्म। आज इस बात की चर्चा इसी के लिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आदिवासी एक खास पार्टी की ओर झुके हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। तो हम्म। अगर 2014 के पहले की बात करें तो तमाम पार्टियां, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को देखें तो उनका मतदान व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। जी। छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनका हम्म। सामाजिक आर्थिक एक तरह से जो स्थिति है नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों की, उसकी उनकी स्थिति बिल्कुल छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासियों से बिल्कुल अलग थी। अगर हम्म। हम गुजरात और राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी आपको कुछ विभिन्नताएं नजर आती थी। हम्म। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक समय में छोटी पार्टी हुआ करती थी जिसके साथ आदिवासियों को का वोट जाता था। अगर हम झारखंड की बात करें तो जेएमएम के साथ बड़ी संख्या में आदिवासियों का वोट जाता था। ऐसी तमाम छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग राज्यों में थी, जो हम्म। आदिवासी वोट उनके साथ जाता हुआ हमें दिखता था। इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वोट बैंक जैसा हमें कुछ दिखता नहीं था। हम्म। लेकिन 2014 के बाद पूरी राजनीति जो है उसमें राष्ट्रीय भावना हम्म। का एक तरह से सेंटर स्टेज आना, और हम्म। बीजेपी को उसको सेंटर स्टेज लाने से कई समुदाय के वोटरों ने बीजेपी के साथ आना पसंद किया। हम्म। और
2014 के बाद और खासकर 2019 के बाद अब हमें ये देखने को मिलने लगा है कि ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ आदिवासी समुदाय जो जुड़ा हुआ रहा, कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, वहां से उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की ओर होने लगा। तो जैसे ही वो राष्ट्रीय पार्टी की ओर उनका झुकाव होने लगा है, हम्म। तब से इस बात की का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी एक राष्ट्रीय स्तर पर वोट बैंक की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है। और हम्म। अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टियों के साथ पहले इनका वोट बैंक रहता था, इनका हम्म। वोट उनको जाता था, लेकिन हम्म। चूंकि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पास था, तो वो बहुत डिस्पर्स, छितराया हुआ दिखता था। और हम्म। इसी के लिए आदिवासी समुदाय के वोट बैंक की बात नहीं होती थी, राज्य में जरूर होती थी। जी। अगर झारखंड में चुनाव है तो जेएमएम जरूर टारगेट करती थी कि ये हमारा वोट बैंक है। जी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कभी इसकी पहल नहीं की गई किसी पार्टी के द्वारा कि जी। इन वोटरों को, आदिवासी वोटरों को हम अपने तरफ मोबिलाइज किया जाए। जी। लेकिन अब वो हमें देखने को मिल रहा है। संजय जी, गुजरात में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें हमने ये देखा है कि नर्मदा पार तापी प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों ने जो एक बड़ा आंदोलन किया था, बड़ी जीत हासिल की थी, उसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। उस आंदोलन में शामिल कई लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन उनमें से एक उम्मीदवार ने अनौपचारिक तौर पे मुझे बताया कि पार्टी ने हिदायत दी है कि आप लैंड एक्विजिशन या इस तरह के जो मुद्दे हैं, पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, इनको मत उठाइए, क्योंकि उससे आपको एंटी गुजरात डेवलपमेंट ब्रांड किया जा सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आदिवासी हितैषी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उन मुद्दों से बचा जा रहा है, कतराया जा रहा है? देखिए, अगर किसी पार्टी को किसी समुदाय के हितैषी होने तक अगर सीमित रखा जाए, तब तो हम्म। पार्टी किसी एक लेबल के से बच जाती है। हम्म। लेकिन अगर पार्टियों को किसी एक लेबल के साथ जोड़ दिया जाए, अगर ये कहा जाए कि ये पार्टी किसी एक खास आंदोलन का समर्थक है, या इस पार्टी का जो जनाधार है एक खास समुदाय के बीच में, एक खास वर्ग के बीच में है, तो दूसरे समुदाय के वोटर, दूसरे जाति के वोटर उस पार्टी को वोट देने से कतराते हैं। तो हम्म। पार्टियों के लिए जरूरी है कि अगर आपका विजन बड़ा है, आपको विजन बड़ा दिखाना पड़ेगा। हम्म। आपको जनता को यह बताना पड़ेगा कि आप तमाम मुद्दों के लिए चुनावी लड़ाई में हैं। किसी एक खास मुद्दे के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, हम्म। किसी एक खास समुदाय की को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये बीड़ा नहीं उठाया है। तो पार्टियों को की कोशिश होती है, अगर उन्हें, अगर इच्छा है, अगर पार्टियों के मन में यह है कि हमें बड़ी पार्टी के रूप में उभरना है, हम्म। तो उससे बचने की कोशिश की जाती है। भले ही हम आप कहें कि वो हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले, जी। उसका सहारा लेना पड़ता है। इस वजह से जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही उन आंदोलनों का समर्थन करती है, लेकिन अपने कैंडिडेट को उन्होंने इस बात के लिए मना किया है कि इन मुद्दों पर चुनाव में जाएं। अब देखिए, छोटी छोटी जी। रीजनल पार्टियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रभाव क्यों नहीं है। हम्म। आप अगर आरजेडी की बात करें, तो जी। आरजेडी बिहार में तो बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार है। हम्म। जैसे ही हम्म। अपने पड़ोसी राज्य यूपी में आते हैं, जहां पे यादव समुदाय के वोटरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम्म। वहां पर उनका प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनको एक खास समुदाय के वोटरों के साथ जोड़ के देखा जाता है। जी। ऐसे तमाम पार्टियों का हम जिक्र कर सकते हैं, जो अगर किसी खास समुदाय के साथ उनका जुड़ाव दिखाई पड़ता है, तो उन पार्टियों के विस्तार में दिक्कत आती है, क्योंकि पार्टी उन्हें एक समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन अभी भी इस पार्टी की टैगिंग नहीं हुई है कि ये हम्म। किसी एक खास समुदाय के हितैषी हैं या उस समुदाय की पार्टी है। इस वजह से आप देखिए, इस पार्टी का एक्सपेंशन कितना तेजी से हो रहा है दूसरी पार्टियों की तुलना में। मुझे लगता है इस टैग से बचने के लिए आम आदमी पार्टी, भले ही सिंपैथी हो, लेकिन उन्होंने हिदायत दी है अपने उम्मीदवारों को कि इस मुद्दे पर को सेंटर स्टेज ना बनाए चुनाव में, इस मुद्दे पर चुनाव ना लड़ा जाए। जी। और संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आदिवासियों को अब राष्ट्रीय चर्चा में हिस्सेदारी दी जा रही है, उनको राष्ट्रीय चर्चा में लाया जा रहा है, एक नेशनल लेवल पे वोट बैंक के तौर पर उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है,
आपका अनुभव क्या बताता है कि क्या एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर ये समुदाय उभर सकते हैं, इससे आदिवासी समुदायों को कुछ फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, उभर सकते हैं, लेकिन चूंकि समुदाय को एक एक प्रेशर ग्रुप में उभरने के लिए ये जरूरी है कि उनके समुदाय के बीच में, लोगों के बीच में संवाद हो। हम्म। ये जरूर है कि बिल्कुल समानता तो नहीं हो सकती, हम्म। लेकिन पॉपुलेशन इतना डिस्पर्स है और संवाद का अभाव दिखाई पड़ता है। जो संवाद जैसे दलित समुदाय के बीच में दिखता है या हम्म। दूसरे समुदाय की बात करें, तो एक तरह से कल्चर है संवाद का या प्रोटेस्ट का। आप हम्म। देखिए, आदिवासी मूवमेंट्स भी जब होते हैं, आदिवासियों के हितों के को ध्यान में रख के जब भी कोई मूवमेंट होता है, आप ज्यादातर देखेंगे इस मूवमेंट को लीड करने वाले काफी लोग नॉन आदिवासी होते हैं। तो हम्म। संवाद का अभाव है, यूनिटी जिसको हम कहते हैं, एक मतलब एकता का एक अभाव दिखाई पड़ता है। अभाव का अर्थ ये नहीं है, इसको मैं नेगेटिव रूप में नहीं कह रहा, जी। लेकिन चूंकि संवाद नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनके हितों के लिए जरूरी है और उस पर एक एक इकट्ठा होने की, एक साथ होने की जरूरत है। हम्म। लेकिन अगर एक प्रेशर ग्रुप में उभर सके तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उनको लाभ होगा। इसका कोई नुकसान तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, जी। लेकिन लाभ कुछ आकस्मिक होगा और कोई बड़ा लाभ उनके लिए दिखाई पड़ता है होगा, हम्म। ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, कोई नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। मुझे लगता है कि पार्टियां धीरे धीरे संकेत दे रही हैं, और मैं संकेत की वो जो मैंने शुरू में भी आपको कहा, जैसे बिरसा मुंडा जयंती मनाना। जी। मैं ये नहीं कह रहा इनका जयंती मनाना या सही है या गलत है, हम्म। लेकिन ये सब एक संकेत दिया जा रहा है जी। पार्टी जो सरकार में है कि भाई यही पार्टी है जो आपके हितों की ध्यान रखती है। पहले जिस पार्टी ने देश में कई दशकों तक राज किया, उन्होंने इनके उपलब्धियों को या इनकी जो हिस्सेदारी रही फ्रीडम मूवमेंट में, इनका जो योगदान रहा, उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो ये हम्म। एक्नॉलेजमेंट एक तरह से पहल है, इशारा है उस ओर कि यही पार्टी आपकी हितैषी है, और शायद कोशिश की जा रही है ये संदेश देने की कि अगर ये पार्टी हितैषी है तो आपके हित में यही अच्छा है कि आप इसी पार्टी को वोट दें। वोट दें। तो जी। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप में तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम आदिवासी वोटरों को एक प्रेशर ग्रुप में रूप में देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो दोस्तों, जैसा मैं भी भारत में हमारी कोशिश होती है कि आदिवासी मसलों पर अलग अलग मेहमानों के साथ चर्चा करते रहें, ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।